महाराष्ट्र के मालेगांव में वाक़ जामिया मोहम्मदिया एजुकेशनल सोसाइटी इस इदारे के प्रिंसिपल डॉक्टर खुर्शीद को अचानक निकाल दिया गया है। स्कूल से निकाले जाने के बाद डॉक्टर खुर्शीद ने एक वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बताई है। उन्होंने कहा कि बगैर उन्हें इत्तला दिए अचानक उन्हें निकाल दिया गया है। इस ताल्लुक से डॉक्टर खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई है और कई इल्जामात भी आयद किए हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर खुर्शीद इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के मालिक और मुख्तार जनाब अरशद साहब की तरफ से मेरे ऊपर हमले बराबर जारी हैं। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की है या जो जुल्म मेरे ऊपर ढाया है वो कोई मामूली नहीं है, इसलिए कि जब मैं बकरीद की छुट्टी से वापस आया और अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया, उनकी किताबें ले ली, उनका यूनिफॉर्म ले लिया और 1 महीना बीत गया, तब उन्होंने मेरा टर्मिनेशन कर दिया और मुझे इससे पहले कोई भी नोटिस नहीं आई, ना कोई शोकाज, ना कोई मेमो, ना कोई इंफॉर्मेशन। अचानक 21 जुलाई को वो मुझे लेटर भेजते हैं। जोहर के बाद जब कॉलेज का वक्त खत्म हो जाता है तो घर से बुला करके प्यून के जरिए और लेटर थमाते हैं और कहते हैं कि कल से आप कॉलेज नहीं आएंगे। लेकिन जब मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश की, और ये एक मामूली वर्कर का भी हक होता है कि वो पूछे कि मुझे ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ, तो मैंने जब उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई अरबिक कॉलेज में, और उसमें न सिर्फ अरबिक और इस्लामिक कॉलेज के तलबा और असातिज़ा को बुलाया बल्कि आयशा गर्ल्स कॉलेज के तालिबात और असातिज़ा को भी बुलाया, और मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया। अगर मुझे उस मीटिंग में बुलाते और मेरे ऊपर जो उनको इल्जामात लगाने थे तो शायद मैं दफा करने का मौका पाता, और वहाँ पे फिर असातिज़ा और बच्चे ये सोचने पे मजबूर होते कि कौन हक पे है और कौन बातिल पे है। इसलिए चूंकि उनको मुझे झूठा साबित करना था, मेरे ऊपर सिर्फ इल्जामात लगाने थे, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ करके सबको बुलाया उस मीटिंग में, लेकिन तलबा उनके मुकाबले में खड़े हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने जो हिम्मत दिखाई उस मीटिंग में वो काबिल सताइश है। अरशद मुख्तार ने उन लोगों को धमकाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर के आता हूँ, फ्री में तालीम देता हूँ, और बार बार ये फ्री की धमकी अरशद मुख्तार, उनके चीफ वार्डन, उनके जो मताम के जिम्मेदार हैं, वो कुल्लियतुल लुगा अरबिया और दरासात इस्लामिया के तलबा को देते रहते हैं। हालांकि सारा चंदा उनका इसी नाम से आता है, चाहे बाद में वो इंजीनियरिंग पे खर्च हो, अल मुख्तार पे खर्च हो, पार्क बनाने में खर्च हो, लेकिन सारा चंदा इन्हीं के नाम पे आता है और इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा सख्ती की जाती है। तिब्बिया और इंजीनियरिंग के तलबा अगर नमाज के वक्त क्रिकेट खेलें तो कोई एक भी आवाज उठाने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुल्लियतुल लुगा अरबिया और दरासात इस्लामिया के किसी बच्चे की 1 रकत की नमाज छूट जाए तो उसके ऊपर फौरन कार्रवाई हो जाती है, या अगर कोई बच्चा जोर से आवाज लगा दे तो उसके खिलाफ फौरन शिकायत पहुंचा दी जाती है। सबके मोबाइल जब्त करवा लिए गए शरिया के बच्चों के, लेकिन उसी हॉस्टल में उन्हीं कमरों में तिब्बिया और इंजीनियरिंग के लोग मोबाइल से गाने सुनते रहे, लेकिन अरशद मुख्तार ने यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और कहते रहे मुझसे कि हाँ, मुझे सिर्फ शरिया के बच्चों को सुधारना है, हमें बकिया से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कि वो पैसे देते हैं, ये फ्री में पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि जो उन पे खर्च किया जाता है वो अपनी गाढ़ी कमाई से अपने बच्चों का पेट काट करके तलबा पे खर्च करते हैं। कुवैत का कोई अमीर उन बच्चों के लिए पूरा खर्च नहीं बर्दाश्त करता है। इसी तरीके से उन्होंने और भी इल्जामात मेरे ऊपर लगाए जो सरासर झूठ थे। मैंने वहीं रहते हुए उनको और उनके जो चहेते हैं नसीम और यूसुफ, जो मेरे बाद अमीर बनना चाह रहे थे, उनको भी मुबाहले की दावत दी, और जाहिर बात है कि मुबाहले से बढ़कर आदमी और क्या कर सकता है। अगर तसव्वुर करें हम कि क्या कोई मुसलमान इस कदर झूठ बोल सकता है जितना कि अरशद मुख्तार बोले हैं, तो शायद ये तसव्वुर से बालातर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन अरशद मुख्तार और उनके चेले इस वक्त जिस कदर झूठ बोल रहे हैं उनसे ज्यादा झूठा मैंने किसी को नहीं पाया। मैंने भी बहुत सारे
बहुत सारी चीजें उनकी देखी, उसका जवाब दिया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को एकदम मोदी भक्त पाया। अरशद भक्त ऐसे हैं जैसे लोग मोदी भक्त होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या पढ़े लिखे लोग भी इस तरह अंधेपन के शिकार होते हैं कि एक जालिम है, यानी फिलिस्तीनियों से ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कत्लेआम क्यों हो रहा है, तुम जवाब दो। और इसराइल से ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कत्लेआम क्यों कर रहे हो, बच्चों को क्यों मार रहे हो और बूढ़ों को क्यों मार रहे हो, मदारिस और मसाजिद पे हमले क्यों कर रहे हो। इसलिए कि उसकी पुष्ट पर अमेरिका बहादुर बैठा हुआ है। और अरशद मुख्तार ने भी अपनी सल्तनत कायम करने के लिए अपने तमाम भाइयों को बहनों को साइड में कर दिया और मंसूरा, बेंगलोर और मऊ के जो सल्तनत थी उस पर कब्जा कर लिया। तो वो भी एक ताकतवर इंसान हो गए हैं, वो भी आजकल अपने आप को हाकिम वक्त समझते हैं। इसलिए लोगों की नजर में वो चाहे जितना जुल्म करें सब जायज और रवा है, लेकिन अगर कोई मजलूम फरियाद रसी करता है तो वही मुजरिम बन जाता है। अब ये लोगों की सोच बन गई है, तो फिर उस सोच को हम कैसे बदलेंगे और क्या करेंगे। मैं बिल्कुल ताज्जुब में पड़ गया जब देखा कुछ लोग सोशल मीडिया पे अरशद की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि जो वाकया मेरे साथ पेश आया है, अगरचे उसका अंदाज बिल्कुल अजीब है और तसव्वुर से बालातल है, किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकता। बहुत सारे असातिज़ा के साथ इस तरह के मामलात पेश आए हैं। पिछले साल मौलाना अब्दुल मोहित के साथ पेश आया, अबू रिजवान मोहम्मदी के साथ पेश आया, अजमल मंजूर के साथ पेश आया, मुस्तफ़ा बशीर के साथ पेश आया। एक लंबी फहरिस्त है, मैं कहाँ तक गिनाऊं कि किन के साथ इन्होंने क्या किया है। ये हमेशा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं और मेरे साथ भी उनका यही रवैया रहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिंसिपल इसलिए बनाया था कि काहिरा यूनिवर्सिटी और अजहर यूनिवर्सिटी से उनका रिलेशनशिप हो जाए, उनकी डिग्रियां मैं ले जाकर वहां पे रिकॉग्नाइज करवा दूं। इसके लिए इन्होंने बड़ा जल्दी जल्दी काम किया, यहां तक कि जल्दी से काहिरा का वीजा मंगवा लिया, उसका टिकट मंगवा लिया और मुझसे कहने लगे कि अब फला तारीख को मिस्र जाना है। मैंने कहा मिस्र का काम बड़ी तेजी से हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब मेरा काम मुकम्मल हो गया। तो मैंने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन यह हकीकत साबित हुई। वक्त के साथ मैंने देखा कि यही हकीकत थी। इसलिए कि जब वो मेरे साथ मिस्र गए, काहिरा यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ फैकल्टीज के डीन से मैंने उनकी मुलाकात करवाई। अजहर यूनिवर्सिटी के कुल्लियतुल लुगा अरबिया, कुल्लियत उसूलुद्दीन, कुल्लियत दरसात इस्लामिया के डीन से अमदाउल कुल्लियात से मुलाकात करवाई। अजहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात करवाई और बहुत सारे वहाँ के लोगों से मुलाकात करवा करके मैंने इनके लिए एक रास्ता हमवार कर दिया। फिर काहिरा यूनिवर्सिटी से लेटर आता है इजिप्ट एम्बेसी को कि इस जामिया के साथ हम अपना रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे राब्ता कीजिए। जब इजिप्ट एम्बेसी के लोग जामिया मोहम्मदिया के प्रेसिडेंट अरशद मुख्तार से राब्ता करते हैं और वो उनसे जाकर के मुलाकात करते हैं, तो समझते हैं कि अब डॉक्टर खुर्शीद का काम खत्म हो गया है, इसलिए अब इनको यहाँ से हटाया जाए। हटाने के लिए कोई बहाना चाहिए। अब बहाना कुछ मिल नहीं रहा था, तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि ये मनहजी नहीं है, गैर मनहजी है। कुछ लोग आजकल अहले हदीसों में ऐसे हो गए हैं जो तमाम असलाफ को, उलमाए हदीस जो कदीम थे, सबको निकाल रहे हैं जमात से। ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है या ठेकेदारी दे दी है कि तुम जिसे चाहो अहले हदीस बनाओ, जिसे चाहो मनहजी बनाओ और जिसे चाहो निकाल दो। कुछ लोग उसके आजकल वो बने हुए हैं, सरखेल बने हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हकीकत यही है। तो अरशद मुख्तार ने जो मेरे साथ किया, हालांकि मेरे बच्चों का एडमिशन हो चुका था, उनकी फीस मैंने जमा कर दी थी, उनका यूनिफॉर्म ले लिया था और बच्चे पढ़ने लगे थे, तो न सिर्फ मेरे बल्कि वो हमारे बच्चों के भी मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहे और मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ तहरीरें लिखाई। जब मैं डिफेंस करता हूं तो सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जो वाकई अक्ल से बाहर हैं कि भाई अरशद मुख्तार अगर ताकतवर हैं, कुवैत के धन्ना सेठों ने उनको मजबूत बना दिया है, उनके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, तो अब वो इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाई जाए। जामिया मोहम्मदिया एक बड़ा इदारा है, उसकी बिल्डिंगें आलीशान हैं, चाहे पढ़ने वालों की तादाद 1000 से तजावुज ना करे, लेकिन अब जाहिर बात है कि इतनी बड़ी सल्तनत लोगों को नजर आ रही है दूर से कि कायम व दायम
قائم ہے تو اگر آپ ارشد مختار پہ آواز اٹھاتے ہیں تو گویا جامعہ محمدیہ پر آواز اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جناب علی. ارشد مختار ایک انسان ہے اور وہ جامعہ محمدیہ کو کسی قاعدے ضابطے اور نظام سے نہیں چلاتے ہیں بلکہ اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی رغبت اور اپنے مزاج سے چلاتے ہیں. حال یہ ہے کہ کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو 15-20 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں, انتہائی تجربہ کار اور باصلاحیت اساتذہ ہیں, لیکن ان کی تنخواہیں ابھی تک جو نئے اساتذہ آئے ہیں جو نہ تجربہ کار ہیں ان سے کم ہے. اگر کوئی لب کھول دے, کوئی صرف اتنا ہی آواز کر دے کہ میری تنخواہ کم ہے تو فوراً اس کو باہر کا راستہ دکھاتے ہیں. انہوں نے ادارے کو ایک خاموش جیل میں تبدیل کر دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی آواز نہیں اٹھاتا ہے. ان کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے ہوتی ہیں, مشورے کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کب جی حضوری کرنی ہے, آپ کو یس سر کب کہنا ہے, آپ کو کب مسکرانا ہے, آپ کو کب سر جھکانا ہے. بس اگر آپ خود مختار ہیں, محنتی استاد ہیں اور چاہتے ہیں کہ محنت سے طلبہ کو پڑھائیں, لیکن آپ اگر چاپلوسی نہیں کرتے, خوشامد نہیں کرتے, جی حضوری نہیں کرتے تو آپ کو بڑی ہی چابک دستی کے ساتھ کنارے لگا دیا جاتا ہے. اور یہی حال میرا بھی رہا اور مجھ سے پہلے بھی بہت سارے اساتذہ کا رہا. تو اگر کوئی آدمی اس ادارے کو جو کہ قوم کی ملکیت ہے, جو مسلم قوم کے افراد کے خیرات سے, صدقات سے, ان کے تبرعات سے چل رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ ارشد مختار کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے جیسا کہ باور کیا جاتا ہے اور جیسا کہ انہوں نے اس جامعہ کو اپنے اور اپنے بیٹوں میں تقسیم کر رکھا ہے, بلکہ یہ قوم کی میراث ہے اور قوم کے میراث پر وہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی منمانی کر رہے ہیں. کوئی ایک بھی آدمی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو. بتائیے, مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں, آپ ان کی صفائی دیجئے, تو ذرا ارشد سے بھی پوچھو نا. جو میں نے اٹھایا ہے سوال, میں نے اٹھایا سوال کہ کورونا کے پیریڈ میں جب انہوں نے کئی اساتذہ کو نکال دیا صرف اس بہانے سے کہ ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو انہوں نے 2 کروڑ کی بلڈنگ بنوائی. آپ پوچھئے ان سے کہ آپ نے کورونا کے پیریڈ میں یہ 2 کروڑ کی بلڈنگ بنوائی تھی یا نہیں بنوائی تھی, اور یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کی اس دواؤں کی فیکٹری سے آیا تھا جو 6 سال سے مسلسل بند ہے اور جس میں آپ 5 سے 10 لاکھ روپیہ سالانہ بھر رہے ہیں, یا آپ کی آمدنی کہیں اور سے آ گئی تھی؟ ابھی جو یہ دکھانا رہتا ہے صرف وہ اسٹیج کے آدمی ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جامعہ بہت اچھا چل رہا ہے. ابھی ایک اسکینڈل آیا ہے انجینئرنگ کالج میں 8 لاکھ کا گھپلا ہوا ہے. اور کیا ہوا اس میں؟ کچھ اساتذہ کو یہ کمیشن دے رہے ہیں کہ آپ لائیے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کروائیے. اساتذہ بیچارے ادھر ادھر جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کی ڈگری اور ان کے ڈاکومنٹس فیک نکلتے ہیں, فیک ہوتے ہیں, یعنی جعلی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں اور ان کا 8 لاکھ روپیہ چلا جاتا ہے. آفاق کا یہ حال ہے کہ وہاں ہر سال 300 بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے, لیکن فیس بھرنے کے بعد 150 بچے ہر سال وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے, دیکھنے کے بجائے دوسروں کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نہیں دیکھ سکا, فلاں نہیں دیکھ سکا, یہ نکما ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور اپنے آپ کو بریو ذمہ کر لیتے ہیں. جبکہ جامعہ محمدیہ میں ارشد کی اجازت کے بغیر کوئی ایک کیل دیوار میں نہیں ٹھوکی جا سکتی ہے. یہ ہے ان کا ڈکٹیٹرشپ جس طرح انہوں نے قائم کر رکھی ہے, اور جس طریقے سے جاسوسی کا نظام جامعہ محمدیہ میں ہے شاید ہی کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں یا کسی مدرسے میں وہ نظام ہو. تو ہم آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا ایک مرتبہ ادھر بھی جھانک کر کے دیکھ لیجئے. ہمیشہ مظلوم ہی کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیے, کبھی ظالم کی طرف بھی نگاہ اٹھائیے. اور اتنی ہمت اور جرات ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ, کہ اگر کوئی منکر دیکھے, برائی دیکھے تو چاہیے کہ اپنے زور بازو سے اس کو کچل دے, اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے کرے, اور نہیں کر سکتا ہے تو دل سے برا مانے. تو یہ حال کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کے لوگوں کا, اور خاص طور سے اس جماعت کے لوگوں کا جو
قال اللہ قال الرسول پر عمل کرتے ہیں کہ ایک ظالم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی کے اوپر الزامات پہ الزامات ٹھوکتا جا رہا ہے، اور وہ آدمی مباہلے تک کے لیے تیار ہے، سامنے نہیں آتا ہے۔ مباہلے کی دعوت دینے کے بعد میں 15 دن تک جامعہ محمدیہ میں ٹھہرا رہا کہ شاید ارشد اور ان کے چہیتے نسیم اور یوسف جو کہ پرنسپل بننے کے لیے بےتاب ہیں وہ آئیں مجھ سے مباہلہ کریں، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے مباہلہ کرنے کے لیے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آؤ نا، ابھی بھی میں تیار ہوں، آ جاؤ۔ اور میں اہل حدیث جماعت کے جو خوددار لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آئیے، بلائیے ارشد کو اور بلائیے ان کے ان چہیتوں کو جو میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور ہو جائے مباہلہ، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ جتنے بھی الزامات انہوں نے میرے اوپر لگائے ہیں، ایک ایک الزام پہ میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کاش کہ کوئی ایک ثابت کر دے۔ اور میں نے جو ان کے متعلق باتیں کہی ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹا ثابت کر دیں تو میں ہر وقت مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ ارشد مختار اور ان کے چیلے آئیں مباہلہ کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔